हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का जो सिलेबस है उसमें करंट अफेयर और जीएस का जो एक पार्ट है उससे संबंधित ये वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जीडी कांस्टेबल 2023 की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें जीएस और करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको पता है कि 20-20 नंबर का इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके प्रश्न आने हैं। उसमें अगर आपका करंट अफेयर और जीएस की बात करें तो देखिए जीएस बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, पर अब आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आए हुए हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सेशन को लेट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। देखिए रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी तो हेनरी बेकरल ने, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी और इन तीनों को इस खोज के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता क्या होता है तो आप ये जानते रहिए कि जो भी नाभिक में जो भी नाभिक 83 से अधिक होते हैं वे अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए क्या करने लगते हैं, अपने आप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कुछ किरणें उत्सर्जित करने लगते हैं। तो ऐसी ये प्रक्रिया जो होती है वो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वे तत्व, और उनके द्वारा उत्सर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें रेडियो सक्रियता कहते हैं। तो हेनरी बेकरल ने, पी क्यूरी और एम क्यूरी ने इसकी खोज की थी और इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है इसके लिए। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहते हैं तो मंदाकिनी की विशालता को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी की विशालता को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहते हैं। आगे क्वेश्चन, महाजन समिति का संबंधित है तो चीनी उद्योग से महाजन समिति संबंधित है और खुसरो समिति का संबंध कृषि साख से है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछे महाजन समिति तो आप चीनी उद्योग बताएंगे और खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी परीक्षा के लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है तो फैराड होता है विद्युत धारिता का मात्रक। और ध्वनि का मोटा या पतला होना, अगर किसी की ध्वनि मोटी या पतली है तो वो उसके तारत्व पर निर्भर करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस में जितने भी क्वेश्चंस की बात करें, जितना आप पढ़ेंगे उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपकी परीक्षा में SSC GD में बार बार आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझते चलिए और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने नोट्स हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू की गई तो देखिए 1 जुलाई 2017 को GST भारत देश में लागू की गई। और सबसे पहले अगर बात करें विश्व में तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहले GST लागू किया गया था। अब देखिए GST क्या होता है तो GST का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी वस्तु, चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट में, इंडिया के किसी भी स्टेट में लेंगे तो वो स्टेट में, किसी भी स्टेट में उस वस्तु का दाम एक ही होगा। तो GST का मतलब ये हो गया। अच्छा, GST अब किसी भी स्टेट में धनार्जन का एक बहुत बड़ा कार्य होता था, तो इस GST लगा देने से इससे हानि ना हो इसके लिए 5 वर्ष का समय भी दिया गया। तो आप इतना बस इसके लिए जानते रहिए कि वस्तु और सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। और सब पूरे विश्व की बात करें तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ पर GST पहले लागू किया गया था। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो प्रार्थना समाज की स्थापना राम पांडुरंग ने की थी। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने। देखिए ये सारी जितनी भी समाज, जितनी सोसाइटी है वो भी आप याद करते चलिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे बताया मैंने प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए स्पष्ट दूरी यानी एक मानव की अगर स्पष्ट दूरी की बात करें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए
आप उत्तल लेंस बताएंगे, और अवतल लेंस जो है वो निकट दृष्टि दोष के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके निवारण के लिए होता है। देखिए, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में आपको किसकी स्पष्ट वस्तु दिखती है, किसकी नहीं दिखती है, इसके निवारण के लिए देखिए दूर दृष्टि दोष होगा, यानी कि आपको पास की वस्तु नहीं दिखेंगी, तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूँगी। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।